हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी के रीजनिंग पार्ट के 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 से 3 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जिस प्रकार माँ बच्चे से संबंधित है, बादल किससे संबंधित होगा? चमकना, पानी, मौसम, वर्षा। तो हमारा जो बादल है वो वर्षा से संबंधित होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ADHM। तो A का अपोजिट दिया है Z, D का अपोजिट W, H का अपोजिट S, M का अपोजिट N। उसी तरीके से C, F, J, O। तो C का अपोजिट होता है X, F का अपोजिट होता है U, J का अपोजिट Q, O का अपोजिट L। तो हमारा ये XUQL। तो ये हमारा C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 122 के लिए हम 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 145 के लिए हम 12 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 226 के लिए हम 15 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 250 के लिए नहीं लिखाएंगे, एक नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से 16 का वर्ग प्लस 1, तो 256 प्लस 1 होता है। तो हमारा 257 हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारा आंसर C करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 से 6 निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। लकड़ी, बेंच, गाय, सेंकना। लकड़ी, बेंच, गाय ये सब संज्ञा हैं। सेंकना एक क्रिया होती है। तो हमारा आंसर D हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए MXL, FXL, HRXLS, DXLE। तो जो XL पार्ट दिया है वो सभी में कॉमन है। तो देखिए M के बाद जो होता है वो N आता है। उसी तरीके से R के बाद S आता है, D के बाद E आता है, F के बाद जो है G आता है। बट यहाँ पर F के बाद H दे दिया, तो ये हमारा डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, देखिए 25 का इन्होंने डबल कर दिया है 50, ठीक है। उसके बाद 121 का अगर हम डबल करेंगे तो नहीं होगा, या 11 का डबल करेंगे तब भी 121 नहीं बनेगा। तो हम 11 का स्क्वायर करते हैं जिससे हमारा 121 हो जाएगा। इसी तरीके से 17 का स्क्वायर 289 बताया गया है, ठीक है। और 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो हमारा 25 का वर्ग जो होना चाहिए था वो 625 होना चाहिए, पर यहाँ पर 625 न देकर 50 दिया गया। तो हमारा ये डिफरेंट पार्ट है। तो ये हमारा आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हमें संख्या दी गई है 1, 4, 3, 16, 5, 32, 7, 64। तो 1 से 3 पे हम गए, ऑड हैं जो 1 से 3 ऑड आती है, फिर 3 से 5 ऑड है, फिर 7 ऑड है, फिर उसके बाद 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर 16 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 हो जाएगा। और 32 का अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 64। अगर हम यहाँ 8 करेंगे तभी हमारा ये सीरीज़ ठीक बनेगी। इससे 2 का मल्टीप्लाई करके 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हमारा 4 जो है ये गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर A हो जाएगा।
4 की जगह 8 होना चाहिए था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं, हम क्रम बनाते हैं ए सी, ठीक है, फिर ए ले लेते हैं, हम सी ले लेते हैं, फिर उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद ए सी हमारा पूरा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद ए सी ले लेते हैं, उसके बाद ए के बाद फिर ब्लैंक है तो यहाँ सी ले लेते हैं, ए सी, तो हमारा ये सी आया यहाँ पर, ए सी आ रहा है ये, और ये सी आ रहा है, तो हमारा कौन सा है, सी ए सी सी, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है एस एच क्यू जे एन एम जे क्यू। तो नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर 2 पार्ट में। तो देखिए एस के लिए हम एस में अगर हम -2 करते हैं तो एस से हम -2 करते हैं तो क्यू बन जाएगा हमारा। अगर क्यू से हम -3 करते हैं तो हमारा एन हो जाएगा, और एन से हम जे पर जाते हैं तो हमें -4 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी ये सीरीज चल रही है। इसी तरीके से अगर हम एच से जे पे जाते हैं तो हमें यहाँ +2 करना पड़ेगा, +2, और ये से हम अगर एम पे जाते हैं तो हमें +3 करना पड़ेगा, +3, और एम से क्यू पे जाते हैं तो हमें +4 करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम जे से -5 करते हैं तो हमारा ई आएगा, और अगर क्यू में हम +5 करते हैं तो वी आएगा। तो हमारा इसी तरीके से यह आंसर हो जाएगा ई और वी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमें डिजिट्स दी गई हैं 3, 10, 20, 33, 49, 68, 68। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पर, ये हमसे पूछा गया है। तो हम देखिए सबसे बड़ी संख्या का जो डिफरेंस है वो पता करते हैं क्या है। तो 68 में से 49 गए तो हमारे बचते हैं +19। अगर 49 में हम 19 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। इसी तरीके से 49 में से अगर 39 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 16। 3 का डिफरेंस आ रहा है। और 33 में से 20 घटाते हैं तो +13, और अगर 20 में से 10 घटाते हैं तो +10, और 10 में से 3 घटाते हैं तो +7। तो इसी तरीके से ये 3 प्लस 3 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम 19 में +3 करके 22 जो हो जाएगा। तो हम इसे जोड़ते हैं, 68 में 22 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 18 में से 10 गया तो 8 बचा, 18 में से 4 गया तो 14 बचा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 22 में से 14 गया तो 8 बचा, 22 में से 8 गया तो 14 बच रहा है ये, ठीक है। उसी तरीके से 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 15 में से 11 गए तो 4 बचे, और 15 में से 5 गए तो 10 बचेंगे। तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा। तो आंसर
सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि गुणा का प्रयोग प्लस के लिए किया गया है और भाग का प्रयोग माइनस के लिए, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं इसे। 39 तो गुणा का जो है उपयोग प्लस के लिए करते हैं। 23 माइनस, भाग के जगह माइनस हो जाएगा। 21 प्लस 5। तो हम सब जितने भी प्लस वाले हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। 39 23 प्लस 5, तो हमारा एडिशन करके आ जाएगा 67 माइनस 21 इक्वल टू 6। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 6 में से 2 गए 4 बचे। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 46A, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम इसे हल करते हैं तो 3/4 कैसे ला सकते हैं हम। 3/4 के लिए हम 3 का क्यूब कर देते हैं, -4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास जो आएगा 3 का वर्ग 27 होता है, -16, 4 का वर्ग 16, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा 11। उसी तरीके से 4 का क्यूब करेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 25 इक्वल टू 39। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। और इसी तरीके से अगला समीकरण है 5 का क्यूब -6 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 36 होता है। 6 का स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारा आंसर हो जाएगा 89। उसी तरीके से अगला जो दिया गया है हम इसका वो क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब -7 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब 216 होता है, -7 का वर्ग जो होगा 49। तो इसी तरीके से हम इसे माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 167। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। 13 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी कूट भाषा में डॉग के लिए WTL लिखा गया है, तो डी का अपोजिट जो होता है वो W होता है, जी का अपोजिट होता है T, और L का अपोजिट होता है O। तो उसी तरीके से कैट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो कैट के लिए हम CAT, तो कैट का C जो होता है, C का अपोजिट होता है X, और A का अपोजिट होता है Z, और T का अपोजिट होता है G। तो हमारा XGZ यानी हमारा C आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो देखिए इंटरनेशनल, इसमें ANNUAL, यू जो शब्द है वो इसमें कहीं नहीं आ रहा है इंटरनेशनल में। LAMINATION, एम जो है इसमें कहीं नहीं आ रहा है, इसी तरीके से टर्मिनेट, एम कहीं नहीं आ रहा। इंटरनेशनल इसके सभी वर्ड आ रहे हैं इसमें, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब ये हमारा रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए अपने लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए बनाते जाएंगे, जैसे जैसे बोलता जा रहा है। अपने लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, ये लड़का है और ये पुरुष ने
इसे इंगित करते हुए औरत से कहा, औरत ए बना लेते हैं औरत का। औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब लड़के की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है। बताएं कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो ये लड़के की जो है ये औरत माँ हुई, लड़के की औरत ये माँ हुई, और जो औरत है ये माँ, ये खुद स्वयं है, ये स्वयं है ये। तो ये पति पत्नी हुई, ये पत्नी हुई इसकी, इस पुरुष की ये पत्नी हुई। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। नीचे एक कथन है जिसके आगे दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में विभिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। कथन दिया गया है, मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। पूर्वानुमान कहते हैं, फर्स्ट कह रहा है वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते हैं। जो हमारा मेरा है वो दूसरा थोड़ी ना यूज़ करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा जो। तो देखिए क्या दिए हैं, केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। ठीक है, हाँ यही पहला आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, ज्योति सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हम ज्योति के लिए चलाते हैं। तो ए से बी हमारे ये सीधी चलती है 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ जाती है। 90 डिग्री ऊपर के लिए मुड़ जाती है और मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। सी तक चलती है 8 किलोमीटर ये। ठीक है, सी पर आ गए। उसके बाद वहाँ से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है। डी तक 5 किलोमीटर चलती है। ये हमारा डी पॉइंट आ गया, ये 5 किलोमीटर चलती है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। यहाँ से जो 8 किलोमीटर तक चलती है ई पॉइंट तक 8 किलोमीटर, ये ई पॉइंट हो जाएगा। तो अब तो ए से ई कितनी दूरी पर है। तो ए से ई कितनी दूरी पर है, ये हमें दूरी निकालनी है। ये कितनी दूरी है, तो देखिए हमारी जो ए बी दूरी है वो हमारी है 2 किलोमीटर, और टोटल हमारी क्योंकि डी और सी, डी सी जो दी है हमारी 5 दी है, और इसी तरीके से ई बी, ई से बी तक जो दूरी हो जाएगी वो भी 5 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी अगर हम 5 में से 2 के लिए हटाते हैं तो 3 किलोमीटर आता है, जिससे ई से ए तक की दूरी 3 किलोमीटर हो जाएगी। जो ई ए की दूरी है वो 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है,
ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है, ए बी के बराबर में बैठा है, ए बी के बराबर में बैठा है, ठीक है, तथा सी डी के बराबर में है, सी डी के बराबर में है, ठीक है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है। डी हम चलिए यहाँ लगा देते हैं, बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। ये हमारा बायां है, मतलब लेफ़्ट साइड, और ये हमारी हो जाएगी राइट साइड। तो हमारा ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, दाईं ओर से मतलब राइट साइड से ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, और ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, दाईं ओर बैठा है, और पर ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तथा सी तब सी किस स्थान पर बैठा है, तब सी के स्थान पर बैठा है, देखते हैं। बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में नहीं, ए भी आ रहा है इसमें, तो ए और डी के बीच में बैठे हैं सी, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20। एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है, तो माना पुत्री की जो आयु है, पुत्री की आयु हो जाएगी x, ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं हम, और माता की आयु जो हो जाएगी, माता की आयु मान लो 2x। पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, जो पिता हैं माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो 2x प्लस 10 कर देंगे, वर्ष हो जाएगी, ये भी वर्ष है और ये भी वर्ष में है, ठीक है। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, माता से 20 वर्ष छोटा है भाई, तो 2x माइनस 20 वर्ष लिख देंगे, 20 वर्ष छोटा है। अपनी बहन से भाई के बारे में ही बात बताई जा रही है, भाई अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस 5 वर्ष बड़ा है, तो भाई के बारे में तो बताई गई दोनों चीज़ें, तो हम कंपेयर कर लेंगे। 2x माइनस 20 इक्वल टू x प्लस 5, तो 2x की तरफ जब x आएगा तो खाली x बचेगा, इक्वल टू करके हम अगर 20 5 की साइड जाता है तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा 25, जो ये x है ये पुत्री उसकी आयु है, तो हमें क्या निकालना है, पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु के बारे में दिया गया है, तो 2x की जगह हम 25 रख देंगे, प्लस 10 दिया गया है, तो हमारा 25 दूनी 50 होता है, प्लस 10 इक्वल टू 60 वर्ष, ये हमारे पिता की आयु हो जाएगी, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधित्व करता है कुत्ता, मांसाहारी, बाघ को। तो देखिए मांसाहारी तो कुत्ता भी होता है और बाघ भी होता है, तो बाघ ये हो गया और ये हो गया कुत्ता, और दोनों ये मांसाहारी ही होते हैं, ठीक है, तो हमारा ये सी रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में अवयव 1 के
के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह सेकंड में 5 से 9। इन आव्यूह से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 12 और 20 द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा डी को 65, 77, 96 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। दिए गए शब्द ट्रेन के बारे में कहा गया है, तो देखिए हम ट्रेन की स्पेलिंग पर लिखते हैं TRAIN। ट्रेन के लिए संख्या समूह पहचानिए, तो ट्रेन के लिए हम पहला लगाते हैं। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन से ही चेक करना पड़ता है, तो हम पहला लेते हैं। देखिए 40 पे चेक करेंगे, 40 ठीक है, हमारा 40 ये ठीक हो रहा है। उसके बाद R जो है R 41 पे दिया है, तो R देखते हैं 4 और 1, तो ये 41 पे ठीक दिया गया है बिल्कुल, ये इसका। और A के लिए 43 पे A ये गलत दिया गया है, तो हमारा पहला तो आंसर गलत हो जाएगा, पहला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, 13 पे देखते हैं 1 और 3 ट्रेन दिया गया है, 1 3 पे ट्रेन है, ठीक है, T दिया गया है। और R के लिए 22 दिया गया है, 22 पे चेक करते हैं, R है बिल्कुल ठीक है, 22 पे R दिया गया है। A के लिए हम 21 चेक करते हैं, 21 पे भी हमें P दिया गया है, ये गलत है, ये भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा B आंसर भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से C के लिए चेक करते हैं, T के लिए 31 पे चेक करते हैं, T 31 पे दिया गया है बिल्कुल। R के लिए चेक करते हैं, 41 दिया गया है, 41 R दिया गया है बिल्कुल, तो 41 R के लिए ठीक है। उसके बाद 12 पे हम A के लिए चेक करते हैं, 12 पे A के लिए ये बिल्कुल ठीक दिया है, 12 पे A के लिए ठीक है। इसी तरीके से I के लिए 67, तो नेक्स्ट सेकंड आव्यूह में से चेक करना है हमें। 67 के लिए 67 पे I बिल्कुल सही है। उसी तरीके से N के लिए चेक करेंगे, N 85, तो ये भी सेकंड आव्यूह में है, तो 87 पे चेक करते हैं। हम्म 87 नहीं, 85 पे चेक करना है, 85 दिया गया, तो 85 पे N है, 85 पे N है, तो हमारा C जो आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा आंसर C हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? तो देखिए हम किस तरीके से इसे पूरी कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर A हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यदि दर्पण को AB पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगी? दर्पण में जस्ट अपोजिट में दिखाई देगी बिल्कुल, तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा इसी तरीके से B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। हम इसे उल्टा भी करके देख सकते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका C, क्योंकि ये देखिए ये आकृति हमारा ये रिप्रेजेंट हो रही है इसमें, ये देखिए, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। थैंक यू सो मच।